सुनील सर, हम लगातार जैसे अभी कहा, कहीं थोड़ा सा भाव दिखा अनिल सिन्हा साहब के मन में, और ये लगातार हम कहते हैं कि देखिए अंत में है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जो है कि हम 45 साल तक 50 साल तक राज करने, 2050 तक राज करने वाले हैं, हम सारा है। और टिप्पणी जैसे आज उन्होंने कहा है, स्टर्लिन ने वहां कहा है कि भाई वोटर लिस्ट से नाम हटाना आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक है। ये टिप्पणी उन्होंने क्यों सुना है, बड़े चाव से सुना है उनको। मैं एक राहुल गांधी और एक तेजस्वी यादव की टिप्पणी सुनाता हूं, फिर मैं पूछता हूं आपसे सवाल आज की है। और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। दूसरा एक तेजस्वी को भी सुनिए। सरकार में घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है। एसआईआर में आप लोगों को आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना होता है, जातीय प्रमाण पत्र बनाना होता है, देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है घूस? अब तक समझिए, जब से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र बनाने में लगभग 4,000 करोड़ का रिश्वत जो है लिया गया। और ये सब एनडीए के नेताओं के पास जो है ये पैसा पहुंच रहा है। ऐसी भ्रष्ट निकम्मी सरकार, जहां अपराध ही अपराध। बताइए, मुजफ्फरपुर में अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? कोई माताएं बहनें सुरक्षित हैं? रेप करके फेंक दिया जाता है, अस्पताल में जगह नहीं मिलती है, मृत्यु हो जाती है। ऐसी सरकार आप लोगों को चाहिए क्या? कोई सुनने आया? कोई देखने आया? कहां गए मुख्यमंत्री जी? कहां गए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी? खाली जुमला बोलने से होगा? मोदी जी, आप चाहिएगा कि बिहारी लोग का वोटर लिस्ट से नाम हटवा दे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप लोग इस साजिश का बदला लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? अपने वोटों की हिफाजत कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? सुनील सर, यही तो तरीका है। आपको जो आप प्रचार करने जाते हो तो यही चीजें आप उकेरते हो, और आप इसको लेकर कहीं कहा जाता है कि साहब आप अराजकता फैला रहे हो। भाई, आप जब जनता का जो आक्रोश उसे नहीं समझिएगा, उनके पक्ष में आके नहीं खड़े होइएगा, तो आज जो मंत्री जी को भागना पड़ा, आप 2 दिन बाद पहुंचे, वो 9 मौतें हुई थी, और उनका ये आक्षेप आरोप था कि उन्हें जो राहत मदद मिलनी थी नहीं पहुंचाई गई। और मंत्री जी ने बड़ा शर्मनाक बात कही कि ये बिहार है, यहाँ तो ये होता रहता है। सब पर प्रतिक्रिया आपकी, सुनील शुक्ला साहब। धन्यवाद संजीव जी। पहले भिंड की जो घटना आपने बताई, देखिए, अगर आप किसी की प्रशासनिक अधिकारी के रूप में किसी के लिए यूज होंगे, आपने किसी के लिए टूल बनेंगे, तो फिर आपका इकबाल नहीं रहेगा। ये आपके नाम राशि कलेक्टर साहब जो हैं, अभी पिछले महीने में किस कंट्रोवर्सी में पड़े थे? ये एक परीक्षा केंद्र पर एक लड़के को कई चाटे उन्होंने मारे। और परीक्षा केंद्र किसका था? महेंद्र करकरे के ससुर का, माने विपक्ष के उप नेता के रिश्तेदार का वो कॉलेज था। आप किसके लिए काम कर रहे थे? आप याद कीजिए, इन्हीं संजीव श्रीवास्तव साहब को जबलपुर उच्च न्यायालय ने पीडब्ल्यूडी के एक मामले में किस तरह की टिप्पणी की? मुख्य सचिव से कहा था कि पर विचार किया जाना चाहिए कि यह व्यक्ति फील्ड में रहने लायक है कि नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी ये रहे कि नहीं, जो अगर रेत की तस्करी नहीं होनी है तो नहीं होनी है, और उसके बाद कोई कर ले। अगर आपका रवैया पक्षपातपूर्ण होगा तो फिर आपका इकबाल नहीं बचेगा। नहीं, लेकिन सवाल ये सुनिए, मैं बीच में टोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, मेरे कोई नाम उससे वो है सिंपल। ये मैं चोर है तो हटा क्यों नहीं रही सरकार? ये मामला मैं वही मैं आपसे कर रहा हूं। सरकार की अभी तो मैंने संजीव श्रीवास्तव के बारे में आपसे बात की, जो इकबाल की बात की गई। दूसरी चीज है कि ये आप मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए ना क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश में अधिकांश जिलों में जो प्रांतीय सेवा के प्रोन्नत प्राप्त अधिकारी हैं, उनको जिलाधिकारी के रूप में तैनात किया गया, और ये प्रवृत्ति बन गई है।
क्योंकि ये सत्तारूढ़ दल उनका अपने पक्ष में उसका दुरुपयोग करना चाहता है और करता रहता है। तो आप इस सरकार से मत भी, और ये सिलसिला आज से नहीं चल रहा है, लंबा ये शिवराज सिंह चौहान जी के जमाने से चलता चला आ रहा है। आप रीवा से लेकर के और चले जाइए रतलाम तक, सभी जिलों का डेटा देख लीजिए कि क्या स्थिति बनी हुई है वहां। सर ये केवल और ये जो तंत्र का पूरा तंत्र है वह भारतीय जनता पार्टी का एक सेल बन के काम करने लगा है। कैसे उम्मीद कर सकते हैं आपकी प्रतिष्ठा बची रह जाएगी और सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर लेगी? फील्ड में रहेगा ही वही जो ये सरकार के लोगों के अनुसार काम, उनके हितों का संवर्धन करे, और कानून बचे या चाहे न बचे। ये स्थिति केवल मध्य प्रदेश में, रेत का मसला केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर है ये। और रेत का यह कारोबार सरकार के संरक्षण के बगैर चल ही नहीं सकता। जो ये अरबों खरबों का टर्नओवर है वो सरकार के संरक्षण में है, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता इसको। दूसरे के नाम पे ठेके लिए जाते हैं, दूसरे छोटे लोगों के नाम पे ठेका, और बड़े बड़े जो लोग हैं उसमें लगे हुए हैं। जो नियम रेत निकालने को, जो नियम में कहा जाता है कि आप मशीन से रेत नहीं निकालेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। आप कहा जाता है कि ओवरलोडिंग नहीं होगी ट्रकों की, कोई रोकने वाला नहीं है। कहा जाता है कि जो क्षेत्रफल दिया जाता है इनको रेत निकालने का, उससे कई गुना इलाके में और रेत निकालते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? कि सरकार का संरक्षण प्राप्त है। ये सब सत्तारूढ़ दल के लोग आमतौर पर पाए जाते हैं। विरोध करने की जिसने की कोशिश की बहुत हुआ, अब उसके परिणाम आपके सामने है कई लोगों के लिए। खैर, अब आप बिहार की स्थिति में दिखाने वाले पत्रकारों की पिटाई हुई, ये भी बीजेपी के विधायक हैं, इनकी वही कहीं हिस्सा बांट का है, दर्द पूरा हिस्सा बांट का है, कुछ ना कुछ है, यही है, बिल्कुल उसी की स्थिति है। और आप देखिए ना कि जो पत्रकार भोपाल में बैठ करके, अरुण दीक्षित जी ने क्या 2-4 लोगों के खिलाफ खबरें लिखी है, दर्जनों नहीं सैकड़ों की रिपोर्ट लिखी है। कोई आगे दिखा दी इनको? क्यों? किसी के साथ नहीं खड़े हुए। यस, जो गलत है वो गलत है। संजीव श्रीवास्तव जी गलत है तब भी गलत है, राकेश सचा जी साहब गलत है तब भी गलत है। बिल्कुल। अगर आपका यह स्टैंड होगा तो किसी की ताकत नहीं बनती है, लेकिन आप किसी के साथ खड़े दिखाई पड़ेंगे तो आप पार्टी हो जाएंगे। राइट। अब ये इलेक्शन कमीशन की स्थिति क्या हो गई? इलेक्शन कमीशन पे कोई सवाल उठाता था? इतने वर्षों से हम और आप पत्रकारिता में किसी ने कोई इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया? आज क्यों उठ गया? और ये बात क्यों कही जाने लगी? विपक्ष के नेता जब ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के जो विधानसभा के चुनाव जीते जा रहे हैं सब वोट चोरी है, हमारे यहाँ पे कार खड़े हो जा रहे हैं कि जब आपने एक तरीका बना लिया बड़े पैमानों पर लोगों का वोट काटने और अपने समर्थकों का नाम शामिल करने, यह बात बाकायदे डेटा के रूप में सामने आने लगी, तो इलेक्शन कमीशन की आलोचना नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन के लोगों के प्रति किस तरह का सम्मान राजनीतिक दलों में और आम आदमी में रही है, इसको हमने भी आंख से देखा और आपने भी देखा होगा। देखा है सर। आज जब ये आरोप लग रहे हैं और इस आरोप के बारे में आप चुप हैं, आप इस तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं कि इन आरोपों के बारे में कोई सफाई आपको न देनी पड़े, तो सवाल तो आपको लेके खड़े होंगे। आज जब जो सवाल उठ रहा है कि 56 लाख की संख्या सामान्य होती है, छोटी मोटी संख्या तो नहीं, 65 लाख की संख्या सामान्य है। और अगर यह आंकड़े आपको बताया जा रहे हैं कि उतने लोगों का नाम काट दो कि जीत की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। अभी 14-15 मैं अखबार में पढ़ रहा था कि पटना जिले के विधानसभा क्षेत्र भी है, इतने नाम काट लिए गए कि वहां पे जो विपक्ष का वोट का प्रतिशत है वो बहुत नीचे चला जाएगा। हालांकि सभी जहां पे नाम काटे गए हैं वहां पे सभी 18 सीटों का जो डिटेल है उसमें सब जगह एनडीए जीती है, बीजेपी या उसके सहयोगी दल जीते हैं, और वहां वोट और काट दिए गए क्योंकि जीत का अंतर बहुत कम था। आप वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र की स्थिति का परिणाम देख लीजिए, वहां का जो डेटा रहा है वो तो सुनील पूरा खुल चुका है, डेटा सब सामने आ चुके। उनकी तो मंशा यही है कि ये इनके प्रकरण आप वो सारे वहां हथियार चला दो कि जिससे विपक्ष जीत सकता हो, वही सब कुछ तो सामने रखा जा रहा है ना, सारा कुछ, और हर जगह। लेकिन संजीव जी ये चलने वाला नहीं है। इसलिए नहीं चलने वाला कि विपक्ष ने इस घटना को बहुत व्यापक वैचारिक आधार दे दिया, कर दिया। आप इसका यह भी नैरेटिव बीजेपी या एनडीए नहीं बना पा रही है कि एमओआई समीकरण के लोग हैं, क्योंकि विपक्ष ने स्टालिन के जाने का क्या मतलब है? स्टालिन एमओआई समीकरण के तो व्यक्ति नहीं है। वो
एक ऐसा वैचारिक आधार दे दिया कि आपका वोट के अधिकार छीना जाना, आपको लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित किया जाना, भारतीय नागरिक के रूप में आपकी मान्यता को समाप्त किया जाना, और जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उनसे वंचित किए जाने का यह प्रयास है। बिल्कुल। और ये जनादेश हासिल करने की कोशिश नहीं है, जनादेश बनाने का प्रयास है। और इसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हो गए। इसीलिए अब क्या स्थिति हो गई है, आप देखेंगे कि एनडीए के या बीजेपी का जो आईटी सेल किस तरह का काम कर रहा है। वह केवल और केवल इस विषय की विश्वसनीयता को कम करने की कोशिश कर रहा है। क्यों किया? इतना वैचारिक आधार इसका हो गया। आप मुजफ्फरपुर की जो एक रैली है, दो मुख्यमंत्री वहां मौजूद हैं, दोनों साउथ से आते हैं, एक तमिलनाडु के और एक तेलंगाना के। उनको भी लोग सुनने के लिए आए हैं कि क्या कर रहे हैं। कनिमोजी भी पहुंची थी, कनिमोजी भी थी। नहीं, कनिमोजी तक मान ली सांसद है, दो मुख्यमंत्री मौजूद, दो मुख्यमंत्री, बिल्कुल सवाल है ना। अब जब आप लोगों इस सबसे यह मैं इसकी राजनीतिक सफलता मानता हूं इंडिया दल समूह का, चाहे विपक्ष का, कि इन्होंने केवल इस पूरे प्रकरण को समुदाय तक सीमित नहीं रखा, बहुत बड़ा वैचारिक आधार दे दिया। और यह वैचारिक आधार लोगों को इस पूरे मुहिम में आकर्षित कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ वो इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी। भारतीय जनता पार्टी तो बेनकाब हो गई। ऐसा कोई भी राजनीतिक दल नहीं हो सकता कि जो जनता की राजनीति करती हो और जनता पे आई हुई इस चुनौती के मौके पर चुप रहे। सुनील सर, ये जो है देखिए, हमें अपील होती थी कि छोटी आंख वाले गणेश ना खरीदिए वो झालरें, हम उसी दिशा में फिर बढ़े। और वो उसने कहा है, उन्होंने ट्रम्प साहब ने कहा है मोदी जी के मित्र ने कि 200% लगाऊंगा चीन पर। मेरे पास 5-6 मिनट है, तो आपका और मुझे अरुण सर पे मैं समअप करूंगा, आप टिप्पणी कीजिएगा सर। सुनील सर, इस सवाल ये है कि इस सरकार की कोई अस्थायी आर्थिक नीति आपको दिखाई पड़ी पिछले एक दशक से? इस सरकार का कोई भी अस्थायी आयात निर्यात की नीति आपको समझ में आई? विदेश नीति को लेकर कहा जाता है, हम एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में पढ़ते रहे हैं कि किसी भी देश की विदेश नीति अस्थायी होती है, उससे परिवर्तन आमतौर पर नहीं होता। आपका क्या रवैया रहा? परंपरागत रूप से जो इस देश की विदेश नीति रही है, उससे आप कितने इतर चले गए? आप अचानक आपके ऊपर कोई संकट आए, ये फायर फाइटिंग से अर्थनीति नहीं चलती। इस देश के उत्पादन क्षेत्र को बेहतर बनाने और आंतरिक में घरेलू डिमांड बढ़ाने के लिए आपने कौन सा काम किया? कोई काम है इस लोगों के क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए कोई काम किया है आपने? ये डेटा कब से चलता चला रहा है कि जो सामान्य और नियमित घरेलू उपयोग की चीजें हैं उनकी मांग घटती जा रही है। ये डेटा लगातार कब से आ रहा है कि महंगी कारें तो बिक रही हैं, लेकिन जो सस्ती कारें आम जनता के लिए होती हैं वो नहीं बिक रही हैं, वो डम पड़ी हुई हैं। कब चिंता की आपने? दो ही चीज हो सकती है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में या तो आपका माल सस्ता हो या आपकी उसकी क्वालिटी इतनी शानदार हो कि लोग उसको खरीदने के लिए मजबूर हो। एप्पल का फोन 1.5 लाख रुपए में मिले चाहे 50,000 का मिले, जिसको लेना है वो ले लेगा। दो चीजें, उसने अपनी क्वालिटी मेंटेन रखी। कुछ ऐसे उत्पाद हैं चीन वाले जिनकी कीमत बहुत कम है अंतरराष्ट्रीय बाजार में, आपने अपने को कहां रखा? क्या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए दुनिया उस उत्पाद के लिए भारत की तरफ देखती हो? कोई ऐसा प्रोडक्ट आपने तैयार कर पाए? अगर आप अपने पूरे राजनीतिक शैली में जो पौराणिक कथा आप अपने विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे कि अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक हनुमान जी थे, तो फिर आप अर्थव्यवस्था को नहीं बेहतर कर सकते।